जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। गाइस ये टॉपिक बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक से हो। गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक के अंदर जो मैंने ली है वो ये है कि इसके अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपने पढ़ रखा होगा कि फला डिवाइस जो है एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इस तरह की एनर्जी को इस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन उसके पीछे थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट क्या है ये बच्चों को नहीं पता होगा। जो आर्ट साइड से है बच्चे उन्हें तो बस याद कर लेते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप याद ना करें, चीज़ों को बारीकी से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस है उनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को ऊर्जा सिद्धांत के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो आप पैदा कर सकते हो और ना ही उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन उसका एक रूपांतरण होता है जिसको बोलते हो कन्वर्जन। तो ऊर्जा को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो गाइज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में एनर्जी को आपको लगता है कि आपने एनर्जी खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है लेकिन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लेना। तो जितने भी आप डिवाइसेस पढ़ेंगे यहाँ पर, ये सारी की सारी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। देखिए इसको समझने के लिए, ऊर्जा संरक्षण को डिटेल में समझने के लिए थोड़ी सी ऐसी बात समझ लीजिएगा कि अगर आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर आपने फेंक दिया, और फेंकने में मान लेते हैं कि आपने 50 जूल कार्य किया, तो ये 50 जूल कार्य किया आपने पत्थर को फेंकने में। अब पत्थर के अंदर किस तरह की ऊर्जा आ जाएगी? पत्थर के अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पत्थर चल रहा होगा, उड़ रहा होगा हवा के अंदर जब आप फेंकोगे तो उसके अंदर आ गई गतिज ऊर्जा। तो आपने पत्थर को जब फेंका, जो जितना आपने कार्य किया उतना उस पत्थर के अंदर गतिज ऊर्जा की फॉर्म में इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण एक तरह की ऊर्जा दूसरी तरह की ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ऊर्जा का विनाश हो गया, कभी नहीं होता विनाश। ऐसी कुछ डिवाइसेज है हमारे पास जो ऊर्जा का कन्वर्जन करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। पहली बात, आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मैं बता चुका हूँ ओरली, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख दूंगा क्या होता है इसके अंदर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस आप यहां पढ़ेंगे वो सारी की सारी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए मेरे लिए थोड़ा ये जरूरी है, ये एक जिम्मेदारी है कि आपको पहला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता दिया जाए। तो ये क्या होता है? ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है लेकिन समझ लीजिएगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है मतलब पैदा की जा सकती है, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। लेकिन इसको एक रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। बड़ी शुद्ध लैंग्वेज लिखी हुई देसी। लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ डिवाइसेस लेकर आए हैं, कुछ युक्तियां लेकर आए हैं जो ऐसा करती हैं। चलिए देख लेते हैं उनका फिजिकल मीनिंग क्या है और किस तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो आपने रटन विद्या स्टार्ट की हुई है अपनी, इन चीजों को याद करने की, उसको विनाश कर देगा बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल समझाने वाला हूं, दिमाग में घुस दूंगा।
तीसरा ये है कि जब आप ये एक बार समझ लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा फिजिक्स के बारे में पता लगेगा। जो फिजिक्स आप रटते हो, टफ समझते हो यार, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बड़ी इजी है। बस आप लोगों को या तो एक सही वे नहीं मिला होगा फिजिक्स को बताने वाला प्रॉपर तरीके से, या फिर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअल में इतनी टफ नहीं है जितनी बच्चों ने इसको बना रखा है। ल्यूसेंट से मैंने वादा किया था कि ल्यूसेंट फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, बड़े वाले चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे वहाँ तो खत्म करा रखी, यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन अब डिजिटल वे में एक स्मार्ट तरीके से और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास डिवाइसेस जितनी हैं उन सब में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन ने इसकी खोज की थी। मैं इसकी खोजबीन पर नहीं जाऊंगा किसने खोज की थी, मुझे इसके पीछे की साइंस बतानी है किस तरह से काम करता। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब अगर पूछूंगा नॉर्मली कि भाई किस तरह की ऊर्जा को किस तरह की ऊर्जा में परिवर्तित कर देता, तो आप यही कहोगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को इस्तेमाल करता है और ये ऊष्मीय ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। बहुत छोटी सी बात है, ये आपने बता दिया और बड़ा इजी भी है बताना, लेकिन अगर थोड़ी सी इसके पीछे की फिजिक्स देखेंगे तो वो किस तरह से एक्चुअल में क्या होता है, ये बल्ब जो है इसके अंदर फिलामेंट होता है टंगस्टन का, फिलामेंट होता है टंगस्टन का, और ये बहुत बारीक फिलामेंट होता। ये फिलामेंट का तार जो होता है ना टंगस्टन का, ये बहुत ज़्यादा बारीक होता। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता, जो क्वथनांक होता, वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी इसका तार नहीं पिघलेगा, ये बात याद रख लेना आप। तो टंगस्टन का होता, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है ये वाला, ठीक है, ये अपनी लोहे वगैरह की इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये तार जो है ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, जब आपने इसको कनेक्ट किया एक वैद्युत सोर्स है, चाहे वो आपकी बैटरी हो या आपने एसी सर्किट में इसको लगा रखा हो, तो जब आप कनेक्ट करते हो तो ये इसकी ऊर्जा को यूज कर रहा, इसकी ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। अब यहां पर दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, कन्वर्ट करता है ये हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। अब सवाल ये है कि यार किसको आंसर करें, हीट को आंसर करें या लाइट को आंसर करें। हीट आपको पता ही है ये थर्मल एनर्जी होती है, लेकिन हीट एक्चुअल में अगर बल्ब का मकसद है, आपका घर में लगाया आपने बल्ब, तो बल्ब को लगाने का आपका क्या मकसद होगा? बल्ब को लगाने का सिर्फ एक मकसद ये होगा कि मुझे जो है रोशनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब आपने हाथ तापने के लिए लगा दिया। तो आपने जो बल्ब लगाया घर के अंदर वो सिर्फ इसलिए लगाया ताकि आपको रोशनी मिल सके। तो मैं यही कहूँगा, जब रोशनी का जिक्र किया गया है तो इसका मतलब ये प्रकाश भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये फिलामेंट जलेगा। जब जलेगा तो ये प्रकाश भी उत्पन्न करता है, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी उत्पन्न करता है। तो ये एक तरह की एनर्जी को दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ये किस किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये कर रहा है हीट में। हीट रेडिएशन बोलो भी यहाँ, क्योंकि रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है हीट। और दूसरा कर रहा है ये लाइट में। लेकिन हमारी वांटेड कौन सी है? हम किसको चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं लाइट को। तो ये हमारे लिए नॉट यूजफुल है हीट रेडिएशन। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल अचंभित कर देने वाली बात है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी का लगभग 90 से 80% हिस्सा जो है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। 10 से 20% भाग ही होता है जो हमें रोशनी की फॉर्म में दिखाई देता। मेजर पार्ट बल्ब भी क्या करता है, मेजर पार्ट हीट में कन्वर्ट कर देता। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर बल्ब लगे हुए होते हैं, फिलामेंट बल्ब, वहां पर हीट ज्यादा होती है, क्योंकि वो बल्ब जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है, ये बहुत ही ज्यादा बारीक होता है। बहुत ज्यादा बारीक होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से ही ये ज्यादा चमकता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको जो हम घर में लगाते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में लगी हुई होती है। ये वाली बात आपको देखनी है। इसमें जो लाइट एनर्जी है, जो रेडिएंट की फॉर्म में आ रही है, वो यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन वो बहुत कम हिस्सा रहता है।
एक्चुअल में बल्ब ओवरऑल पता चल चुका है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से भी मिल जाए, नो डाउट, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? ये लाइट एनर्जी में, साथ में हीट एनर्जी में भी। तो दोनों तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। पहला हमारा डिवाइस कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपने देख लिया, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन कुछ अनोखी बातें आपने नहीं जानी होंगी, वो आज मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में सिंपल सी अगर बात कहूं कि इलेक्ट्रिक सेल किस तरह की एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता, तो 1 मिनट का आंसर है, मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकेंडों का आंसर है कि ये केमिकल एनर्जी को लेगा और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा ये किस तरह की एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन बस मसला यहीं पर आकर अटक जाता है कि यार ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे बनाता। तो सेल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बताता है। एक्चुअल में क्या है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल के बारे में छोटी सी बात मैंने बता दी। डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि किस तरह की एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो ये केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सीधी सी बात। लेकिन ये किस तरह से करता कुछ नहीं पता। इसके बारे में क्या कुछ डिटेल जानते हैं? कुछ बच्चे अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं जानते तो थोड़ा आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में मैंने जिस सेल को लिया है इसको बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई सेल। सूखे सेल, डैनियल सेल वगैरह जो होते हैं वो ड्राई सेल के टाइप है। ड्राई सेल को इस्तेमाल किया है। ड्राई सेल वो सेल हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घंटों के अंदर, टॉर्च के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे ड्राई सेल होते हैं। सबसे बड़ी बात, ड्राई सेल वापस से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ये डाउन हो जाए तो परमानेंटली डाउन हो जाता है, फिर इसको आप फेंक देते हो। यूज एंड थ्रो का सिस्टम है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट है, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। वो जो रिएक्शन उसके अंदर हो रही है वो इरिवर्सिबल है, जिसको बोलते हैं अनउत्क्रमणीय रिएक्शन। तो पहली बात, इसके अंदर होने वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अब जब मैंने आपको रिएक्शन का नाम ले ही दिया है, तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है। केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले थोड़ा जरा इसकी ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। इस पर्टिकुलर ड्राई सेल के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो बीच में जो काली काली रोड होती है, जब भी आपने सेल तोड़कर देखा होगा, जो काली काली रोड होती है वो कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसको बोलते हो आप ग्रेफाइट। तो कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अकेला ऐसा है जो कंडक्टिविटी शो करता है। क्या करता है? कंडक्टिविटी शो करता है। मतलब इसके अंदर चालन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी आती है। कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी आती है। अदरवाइज कार्बन की जितनी भी फॉर्म है एलोट्रोपिक, किसी के अंदर कंडक्टिविटी नहीं आती, चाहे वो आपका डायमंड ही क्यों ना हो, कार्बन खुद क्यों ना हो, कंडक्टिविटी आती है। नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है। बट इसकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि उसके अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आ जाती है। पेंसिल की जो रोड होती है, पेंसिल के अंदर जो काली काली रोड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, उसके अंदर करंट दौड़ता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट है, इसमें हम कार्बन की एक छड़ डाल देते हैं ग्रेफाइट की, उसको हम ले लेते हैं प्लस का। प्लस का क्यों लेते हैं, ये भी एक रीजन है इसका भी, प्लस का क्यों लेते हैं। आपने उसको ले लिया प्लस का, और जो आउटर केसिंग होती है उसको लेते हो आप निगेटिव लेते। जो आपके घरों में सेल होते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में जो उसमें आउटर कवरिंग होती है वो होती है जिंक की। किसकी होती है? जिंक की आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। और जो अंदर की जो रोड होती है, अब जिंक की आउटर कवरिंग है और अंदर की जो रोड होती है, रोड ब्लैक रोड, वो होती है आपकी ग्रेफाइट की। तो ये जिंक ग्रेफाइट या जिंक कार्बन सेल की बात कर रहे हैं, जो कि एक डैनियल सेल है, ड्राई सेल है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जिक्र किया था। तो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का होता है, इट मींस वो एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे, उसको हम निगेटिव लेते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया, एक्चुअल में ड्राई सेल्स क्यों बने हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो एलिमेंटों को पिक कर लेते हैं, उन दो एलिमेंटों के हिसाब से देख लेते हैं कितना वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक वोल्टेज होता है, हर एलिमेंट अपना एक वोल्टेज निकालता है, अपना एक विभव निकालता है। तो हर एलिमेंट का अपना विभव है, हाइड्रोजन का 0 निकल कर आता है, तो उसमें ये देख लिया जाता है कि दो एलिमेंटों के बीच में कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं। हम जिंक और ग्रेफाइट की रोड के कॉम्बिनेशन के साथ जो सेल बनाते हैं, वो उमूमन तौर पर जो वोल्टेज निकालता है उसकी वैल्यू होती है 1.5 वोल्ट। कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। सही करके लिख देता हूं, यहां पर जो वैल्यू है वो है 1.5 वोल्ट। ये सेल पर्टिकुलर 1.5 वोल्ट का डिजाइन किया गया है। इसमें आपने बात समझ ली, ग्रेफाइट की रोड होती है बीच में। अब देखिएगा, जिंक और ग्रेफाइट में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो एलिमेंट जो ऊपर होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वैद्युत धनात्मक तत्व है, वो अपने अंदर से एकदम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, और जो अपने अंदर से एकदम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करे उसको हम ले लेते हैं निगेटिव। इसीलिए हमने जिंक चूंकि एकदम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत रखता, इसीलिए हमने यही सोच करके जिंक को हमने लिया है निगेटिव। क्या लिया है हमने? निगेटिव। इसको हमने कैथोड लिया है, तो कैथोड की हमने आउटर कवरिंग कर दी है। जो आउटर कवरिंग हो रखी है ये पूरी की पूरी जिंक की हो रखी है, जिंक का खोल होता है। अब उस जिंक के खोल के अंदर बीच में काली काली रोड जो होती है वो ग्रेफाइट की रोड होती है, कार्बन की, वो आपने डाल दी। इसके बीच का हिस्सा बचा, उस बीच के हिस्से में क्या डाला जाता है? उस बीच के हिस्से में डाला जाता पेस्ट। पेस्ट बना करके, लुगदी बना करके, पेस्ट बना करके डाला जाता है। वो किस किस मटेरियल का होता है बता देता हूं। वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। एक्चुअल में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या है? ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं। और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों को पास होने देते हैं। तो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया बीच में, देखो ये रोड आ गई, तो ये बीच में जो भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जो पेस्ट डाला हमने, पेस्ट को थोड़ा सा रोके रखता है, थोड़ा पेस्ट से हटा करके हम यहाँ पर कागज लगा देते हैं, हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं। लेकिन कार्डबोर्ड को भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सके, हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। तो ये आपने जो देखा ये एक डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, जिसके अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। इसको अब देखो, जो अब केमिकल रिएक्शन पूरा हिस्सा लेती है, मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, जब केमिकल रिएक्शन हिस्सा लेती है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन लाखों की संख्या में होते हैं और फ्लो करके चले जाते हैं। जब फ्लो करके जाएंगे तो वो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं उसके रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए, वो रेजिस्टेंस पे क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बल्ब लगा रखा, तो ये बल्ब जो है जलना शुरू कर देगा, लाइट देनी शुरू कर देगा। लेकिन आपने ये तो समझ लिया ना कि ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बता चुका हूँ, सब कुछ है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, निगेटिव टर्मिनल कौन सा, सारे का सारा इसकी डिटेल। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है यार ये वीडियो इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपने डिटेल जान लिया। आप थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपने अपडेट कर ली, कहीं ना कहीं आपको परहैप्स मेरे हिसाब से फायदा ही हुआ होगा। इसलिए कहता हूं कि आप चीजों को ना समझें, जहां तक हो सकेगा मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं इन पर्टिकुलर को लेकर आया हूं कि जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइनोक्यूलर वगैरह हो गए, अल्टीमीटर हो गए, वो किस तरह से काम करते हैं, सबकी 1 बाय 1 वीडियो बनती चली जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहें। अगला आता है कैंडल। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक एवरेज बच्चे से पूछूंगा भाई हाँ बताओ कैंडल किस तरह की एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो हो सकता है वो ना बता पाए, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बता देते हैं। देखिएगा इस बच्चे के हाथ में ये कैंडल रखी हुई है और कैंडल जो है वो जल रही है। अब देखिए किसी भी चीज का जलना, पहली बात किसी भी चीज का जलना ऑक्सीजन पर डिपेंड करता। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो उसे जलेगी,
और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं जलेगी। तो इसका मतलब इसका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का, हर मटेरियल का अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन जो भी है इस पर्टिकुलर का, मैं आपको बता दूंगा क्या है इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल फॉर्मूला जो भी है उसको मिल रही है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, जल रही है, और ये हीट भी देगी, साथ में ये लाइट भी देगी, क्योंकि दोनों तरह की एनर्जी इससे निकलेंगी। कैंडल जब जलेगी तो इससे ऊष्मा भी निकलेगी, हीट, और इससे रोशनी भी निकलेगी। लेकिन अगर ज्यादा हिस्से की बात करोगे, मेजर पार्ट की बात करोगे, तो इससे रोशनी ज्यादा निकलेगी, हीट कम निकलेगी। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये केमिकल कंपोजिशन होता है इस मोमबत्ती का अपना। जो एक्चुअल में कैंडल्स बनी होती हैं वो होती है पैराफिन वैक्स की। ले बता देता हूं, पैराफिन वैक्स की बनी हुई होती हैं। और पैराफिन वैक्स जो होती है, ये भी आपको बता दूं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं गाइस। क्या होते हैं ये? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अगर आप पैराफिन वैक्स के फॉर्मूले की बात करोगे तो ये होगा C25H52, जो कि अपने आप में ये एक एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। ये एल्केन का फॉर्मूला, क्योंकि आप एल्केन के एक जनरल फॉर्मूले से वाकिफ होंगे, CnH2n+2, तो आप देख लो उसी से ही मिलकर बना C25H52। तो ये एक एल्केन होती है। जब भी हम एल्केन को ये वाली बात रट लीजिएगा, एल्केन को जब भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में देते हैं या फिर जलाते हैं, जब भी एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर हीट निकलेगी या फिर हीट और लाइट दोनों निकलेंगी। हीट और लाइट दोनों निकली। तो ये इंपॉर्टेंट है ना यार। अब ये सब चीजें आपको रटने से थोड़ी ना पता लगेंगी, आपको जानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दी, एल्केन को जब भी आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 और वाटर बनेगा। आप कहेंगे सर आपने तो ये बात रटा दी, हमें समझा दो थोड़ा कैसे होगा। तो मैं समझा सकता हूं, देखिएगा C25H52 आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और ये बनेगा CO2 प्लस वाटर। अब आप बैलेंस खुद कर लीजिएगा, ये एक अपने आप में प्रॉपर रिएक्शन होगा, इसको आप बैलेंस कर लो। कोई टफ नहीं है, बड़ा सिंपल सा वे है, एकदम समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहां से आपने पता लगा लिया कि एक तरह से केमिकल कंपोजिशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के जल रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन जो है होने के बाद एक तरह की हीट दे रही है और दूसरा हमें प्रकाश भी दे रहा है। तो ये एक रासायनिक ऊर्जा को, कैंडल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर रही है किसके अंदर? हीट ऊर्जा, मतलब जिसको आप बोलते हो ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश में। कोई टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था, आपने कुछ नई बातें जान ली। पैराफिन वैक्स का फॉर्मूला भी आपने जान लिया, हो सकता है ये पूछ ले, बहुत हाई लेवल की अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसको आप सोलर पैनल बोलते हो, देखो सोलर पैनल के अंदर आपने सेल लगा हुआ, देखें सोलर पैनल के सेल की ही बात कर रहा हूं एक्चुअली, ये वही है। इसको हम और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आई या फोटो सेल और फोटो ट्यूब और फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, जो इसका कन्वर्जन है ये किस तरह को कन्वर्ट करता है। तो लाइट आकर पड़ती है इन पर, लाइट को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो ये भी एक तरह की एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है, इस छोटे से डायग्राम को समझने की कोशिश करना। इस डायग्राम में क्या है, मैंने एक फोटोवोल्टाइक सेल ले रखा है, एक ट्यूब की फॉर्म में, एक थोड़ा बल्कि है, इसको ट्यूब की फॉर्म में ले रखा। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको यहां लेकर आ जाता हूं, देखिएगा। मैं बाकी को रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं लो, क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है आपको किस तरह से काम करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। अब देख लीजिएगा भाई, ये आपके पास मैंने डायग्राम दिखा दिया। अब इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं हम कैथोड। क्या बोलते हैं? एक कैथोड होता है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा कैथोड है।
इसका कनेक्शन मैंने कर दिया एक बैटरी से, और ये वाला हिस्सा जो है ये है एनोड। तो दो हो गए इसके अंदर, एक हो गया कैथोड और एक हो गया एनोड। ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड बोलते हैं कलेक्टर को प्लस का होता है ये पॉजिटिव, जबकि कैथोड जो होता है ये निगेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी यहां आकर पड़ती है इस पर्टिकुलर कैथोड पर, तो कैथोड पर जब रोशनी आकर पड़ती है तो कैथोड के वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को फिजिक्स के हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये एक अलग टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो ये जो आके पड़ी लाइट इस पर, तो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल के आना शुरू कर देते हैं उस धातु की सतह पे। अब जैसे ही सतह पर आए, चूंकि आपने इस एनोड को प्लस का विभवांतर दे रखा, प्लस का विभव दे रखा, तो ये प्लस का विभव क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच लेगा। जैसे ही अपनी तरफ को खींच लिया, सर्किट कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालू हो गया। इस हिसाब से ये बैटरी चार्ज होना शुरू कर देगी। तो गाइज ये होता है एक फोटोवोल्टाइक सेल का सिद्धांत। तो ये किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रकाश एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, और प्रकाश एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ये पूरी तरह से किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है अब सर्किट के अंदर। तो मैं इसको वापस से रख देता हूं जहां था, ये था गाइज। अब आप समझ गए होंगे किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ये लाइट एनर्जी को लेता है, कलर ले लेते हैं, ये लाइट एनर्जी का यूज करता है, लाइट एनर्जी, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन आपने इसके पीछे की फिजिक्स जान ली, इसके पीछे की फिजिक्स आपने जान ली, ये लॉजिक जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आई है, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाऊंगा तब और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, जैसे कि आपने देखा ये मेरे पास माइक्रोफोन लगा हुआ, मैं यहां बोल रहा हूं, तो मेरा बोलना जो है ये एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है ये, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा नहीं कहेंगे, सॉरी फॉर दैट, ये साउंड है, साउंड एनर्जी है जो मैं बोल रहा हूं ना। भले ही मैं इसको साउंड एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा से उत्पन्न करूं वो अलग बात है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये है मेरे पास अभी साउंड एनर्जी, मतलब ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी माइक के पास गई, माइक के अंदर जो डिवाइस लगी हुई है उसने साउंड एनर्जी को डिटेक्ट किया और कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो माइक होता है, ये माइक, ये हमारी साउंड एनर्जी को यूज करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। तो हम कह देंगे कि ये साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो मैं आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिटेल में बता दूंगा किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसका डायग्राम बनता है प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं उनके वाइब्रेशंस वगैरह के हिसाब से ये डिटेक्ट करता। तो माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर लाउड स्पीकर की बात करते हैं, इसके बिसाइड लाउड स्पीकर की अगर बात करेंगे तो लाउड स्पीकर का काम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। लाउड स्पीकर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं। ये मेरा माइक कभी लाउड स्पीकर से अगर कनेक्ट करूंगा तो मेरा माइक ने पहले मेरी ध्वनि ऊर्जा को यूज किया और यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब स्पीकर के पास जाएंगे तो स्पीकर के अंदर जो डिवाइस लगी हुई है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगी, उसको वापस से साउंड में कन्वर्ट कर देगी। अब वो साउंड तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, डिवाइस लगी हुई थी जिसको बोलते हो आप स्पीकर, इसने वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड वेव्स के अंदर। तो ये हमारे लाउड स्पीकर का काम होता है, किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इसने किसमें, साउंड। कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी में। तो ये काम जो होता है वो हमारे स्पीकर का होता है। तो गाइस स्पीकर की वर्किंग क्या है इसके बारे में अगर डिटेल जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कुछ डिवाइसेस को आपको नॉर्मली जानना बेहतर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, हमसे कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हो वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र क्या होते हैं आपको बता दूं। देखिए आजकल जो वाद्य यंत्र चलने लगे हैं वो चलने लगे हैं इलेक्ट्रिकल वाले। इलेक्ट्रिकल वाले क्या, उनमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हुई थी, आप बजाते हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगातार बनते रहते हैं उसके। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लासिकल मोड में आप इस्तेमाल करते थे, जैसे कि गिटार,
तबला, डबली, सारंगी, इस तरह की अगर बात कर रहा हूँ। तो गाइज इसके अंदर होता क्या, अगर गिटार की बात करोगे तो गिटार के अंदर बारीक से तार होते हैं। एक्चुअल में वो तार नहीं होते, जब उनको जूम करके देखोगे तो वो बहुत बारीक बारीक स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग होते हैं इस तरह के बहुत। और उनकी जो होती है ना, एक्चुअल में टॉर्जन कांस्टेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे होते हैं, इलास्टिसिटी उनकी ज़्यादा होती है, इलास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। अब जैसे कि आपने हाथ से उसको घुमाया, उस पर टच किया तो होगा क्या, जैसे आपने इस पर टच किया तो इसके अंदर वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप उसको दबाओगे, भाई एक तार है, जब उसको लगाओगे, हाथ उस पर लगाओगे तो वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। वो वाइब्रेशंस ही होते हैं जो हमें ध्वनि ऊर्जा के रूप में सुनाई देते हैं। लेकिन वो जो वाइब्रेशंस पैदा किए वो तो आपने किए हैं ना, उस पर टच करके उंगली को, या उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू आप इसको बजाते हो। तो आप कुल मिलाकर के क्या कर रहे हो, जब उसको आप टच कर रहे हो, देखो तार जितने भी होते हैं उनके अंदर जब आप उसको टच करते हो या उसको दबाते हो, खींचते हो, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। वो वाइब्रेशंस एक्चुअल में एक मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन उस यांत्रिक ऊर्जा की वजह से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने साउंड दे दी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? वो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि डबली थी, डबली के अंदर अपनी अब कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे आपने हाथ मारा तो उसकी डबली ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई, जो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो लेदर लगी हुई है ये ऊपर नीचे, तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी साउंड देनी शुरू कर देगी, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं साउंड ऊर्जा के अंदर। ये वाली बात आप याद रख के चलना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का, जिसमें हमसे कह रहा है स्टीम, पेट्रोल एंड डीजल इंजन। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई ये दो तरीके से बच्चे सोचते हैं। हमारे पास या तो स्टीम इंजन है, या पेट्रोल इंजन है, या फिर हमारे पास डीजल इंजन है। हम इंजन की बात कर रहे हैं, तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि ये किस तरह की एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बड़ा सिंपल सा डायग्राम मैंने ये दे रखा। अब देखो मैं एक्चुअल में ये बात नहीं करूंगा कि मेरे पास जो पेट्रोल है वो पहले किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, मैं तो उसके इंजन की बात कर रहा हूं। तो इंजन के अंदर क्या होगा, जैसे मैं पेट्रोल डालूंगा या डीजल डालूंगा या स्टीम होगी, तो वो क्या होगी, उसके पास अपनी, जैसे कि डीजल है, डीजल जल चुका है, तो जलने के बाद जो गैसेज होंगी, पेट्रोल या डीजल के जलने के बाद जो गैस होंगी, जो गैसेज होंगी उनके पास अपनी एक गतिज ऊर्जा होगी। अब उन गैसेस को या फिर स्टीम को, स्टीम की अगर बात कर लेते हैं, टरबाइन्स के अंदर जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस स्टीम को जब हम टरबाइन पर डालते हैं, अब इन स्टीम के पास अपना एक हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है चूंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है और सुपर सैचुरेटेड स्टीम है, तो इसके पास एक बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ऊष्मीय ऊर्जा तो इसके पास है ही। क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा को जैसे ही आप इन टरबाइन पर डालते हो, तो टरबाइन के अंदर जो ब्लेड होते हैं, जैसे आप उन पर डालना शुरू करोगे तो वो रोटेट करना शुरू कर देंगे, वो घूमना शुरू कर देंगे। जब वो तेजी से घूमना शुरू कर देंगे तो ये इनका घूमना, ब्लेडों का घूमना, ये अपने आप में एक मैकेनिकल एनर्जी है। इनका घूमना देखो, हवा, वाइब्रेशंस, ये सब मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी बना दी, हीट एनर्जी को यूज किया टरबाइन ने और मैकेनिकल एनर्जी बना दी। तो यहां मुझे मिली हीट एनर्जी और मैंने इसका इस्तेमाल किस में कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी बनाने में। अब वापस से मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने वाली एनर्जी, घूम रही है ये ब्लेड, ये एक शाफ्ट लगी हुई है, मेन शाफ्ट। इस शाफ्ट से आपने लगा दिया है एक जनरेटर, डायनामो। अब जनरेटर भी घूम रहा होगा, जैसे कि आपके पास इंजन नहीं होता जनरेटर, तो उसमें एक शाफ्ट लगी हुई होती है। इंजन जब आप चलाते हो तो इंजन के अंदर क्या होता, उसका डीजल या पेट्रोल मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि वो अंदर जल जाते हैं जाकर के, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, अंदर बर्न हो जाएंगे। तो ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से ही इंजन घूमना शुरू कर दिया। अब वो जब घूमा तो उसके अंदर आ गई यांत्रिक ऊर्जा। इंजन ने इस ऊष्मीय ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया यांत्रिक ऊर्जा में। अब यांत्रिक ऊर्जा को आपने डायनामो के अंदर लगा दी, शाफ्ट होती है ना घूमने वाली, उस शाफ्ट को आपने जनरेटर या फिर डायनामो के अंदर लगा दी। अब डायनामो जितना तेज घूमेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। तो वही केस है एक्चुअल में। ये जो इस्तेमाल होता है ये पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता, पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास स्टीम,
स्टीम एनर्जी को यूज़ किया हमने, या फिर डीजल या फिर पेट्रोल को, और इस तरह से हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी देन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको अपडेट भी मिला है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप एक भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ें आपको बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी दूसरे का भला हो जाए। यार यही हमारा मेन मोटिव है, और ये आपका भी मोटिव होना चाहिए। हमारा मेन मोटिव, हम जो आए हैं टारगेट लेकर के दोबारा से, वो इसी वजह से आए कि क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको एक अच्छे स्कूलों में जाने के लिए नहीं मिल पाता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो यार वो भी इन सब चीज़ों को जान लेंगे, कौन सी चीज़ किस तरह से वर्किंग कर रही है वो इस तरह से जान लेंगे। तो हम उनके भले के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के भले के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा कि यार आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देनी है, जहाँ कहीं भी आपसे पॉसिबल हो शेयर कर दो, और लोगों से कहो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दो, क्योंकि सब्सक्राइब अगर मिलेंगे तो हमारे में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हमें यूट्यूब से अर्निंग हो जाए काफ़ी है, आपकी तरफ से कुछ ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बार बार आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।